नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री के बारे में। इतिहास में कई विश्वविद्यालयों का पेपर लगा हुआ है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड का, मॉडर्न यूरोप, मॉडर्न वर्ल्ड कुछ भी। तो इससे पहले मैंने एक पेपर सेशन जो है 2 पेपर मैंने ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए, 2 मॉडल पेपर आपके यूट्यूब पर। इसके अलावा तीसरा है जिसमें 1848 से 1950 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने 1453 से लेकर के 1848 तक का जो है देख लिया 50 क्वेश्चन। सब 50 क्वेश्चन मैं और आगे के देखने का प्रयास करूंगा बहुत ही बारीकी के साथ। तो ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप डीडीयू के लिए पढ़ रहे हैं, डीडीयू यूनिवर्सिटी का पेपर देने जा रहे हैं, मासा कुंभरी का, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का, एमजी पैरी बरेली रोहिलखंड, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, या आपका छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, या फिर और तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होती हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिएगा और सभी दोस्तों तक पहुँचा दीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन से आपका दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिम्मरमैन टेलीग्राम किससे संबंधित था, बताएंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों, 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। इस दौरान जो है जिमरमैन टेलीग्राम किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था जर्मनी और मैक्सिको से। किससे? जर्मनी और मैक्सिको से संबंधित था। ये था क्या दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा गहन अध्ययन करते हैं दोस्तों। यह एक गुप्त कूटनीतिक संदेश हुआ करता था जिसे जनवरी 1917 में जर्मनी के विदेश सचिव थे आर्थर जिम्मरमैन, उनको मैक्सिको भेजा गया था। इसमें जर्मनी ने प्रस्ताव दिया था कि यदि अमेरिका युद्ध में शामिल होता है तो मैक्सिको को जर्मनी का साथ देना चाहिए। बदले में जर्मनी उसे अमेरिका के कब्जे वाले उसके पुराने क्षेत्र, खास करके टेक्सास, न्यू मैक्सिको और एरिजोना वापस दिलाने में मदद करेगा। इस टेलीग्राम के खुलासे ने अमेरिका को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए मोटिवेट किया, प्रेरित किया। तो ये था एक प्रकार से जिमरमैन टेलीग्राम, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, इटली के एकीकरण के दौरान रोम कब इटली का हिस्सा बना? इटली के एकीकरण के दौरान रोम कब इटली का हिस्सा बना दोस्तों? तो 1870 में इटली का हिस्सा बना था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1870 में फ्रांस पर्सिया युद्ध के कारण फ्रांसीसी सेना को रोम छोड़ना पड़ा। इसका फायदा उठा करके इटली सेना ने रोम पर कब्जा कर लिया। 1871 में रोम को आधिकारिक तौर पर एकीकृत इटली की राजधानी घोषित किया गया, जिसे इटली के एकीकरण की प्रक्रिया वहीं से शुरू मानी जाती है, पूर्ण मानी जाती है, ठीक है। 1870 फ्रांस पर्सिया युद्ध के कारण, 1870 ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, फ्रांस पर्सिया युद्ध 1870 से 71 का परिणाम क्या था? इसका परिणाम यह निकला दोस्तों कि पर्सिया की जीत होती है और फ्रांस की हार होती है, ठीक है। पर्सिया की जीत होती है। इस युद्ध में क्या हुआ? पर्सिया जर्मनी का नेतृत्व करने वाला राज्य था, उसने फ्रांस को निर्णायक रूप से हरा दिया और इस जीत के परिणाम स्वरूप नेपोलियन जो तृतीय था उसका पतन हो जाता है। फ्रांस को एल्सेस लॉरेन के क्षेत्र जर्मनी को देने पड़ते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि जर्मनी के एकीकरण का मार्ग जो था इसी पर्सिया की जीत से ही प्रशस्त हुआ था, यहीं से शुरू हुआ था, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार जो था दोस्तों वो था ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है। बिस्मार्क को जर्मनी का इटली किसको माना जाता है? बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो बिस्मार्क जो था ये पर्सिया का चांसलर हुआ करता था और इसने लौह और रक्त की नीति के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण किया और उसने 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। पहला था डेनमार्क का युद्ध, दूसरा था ऑस्ट्रिया का युद्ध और तीसरा था फ्रांस के खिलाफ युद्ध लड़ा था। ये 3 युद्ध इसने लड़े थे और इसके माध्यम से खंडित जर्मन राज्य जो था, फैला हुआ था, इधर उधर बिखरा हुआ था, उसको सबको मिलाया, एकजुट में रख करके जर्मन साम्राज्य को स्थापित करने का काम किया था ऑटो वन बिस्मार्क ने। इसीलिए बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण करने वाला विद्वान माना जाता है। अगला 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, इटली के एकीकरण में किस संगठन की भूमिका थी? इटली के एकीकरण में किस संगठन की भूमिका थी दोस्तों, फटाफट से आप बताएंगे। तो इटली के एकीकरण में किस संगठन की भूमिका थी? तो यंग इटली जो था उसकी भूमिका थी, यंग इटली की भूमिका थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, यंग इटली, ठीक है। यंग इटली की स्थापना कभी प्रश्न भी पूछा सकता है। तो 1831 में यंग इटली की स्थापना हुई थी। इसमें जो है इसकी स्थापना किसने करी थी? ज्यूसेपे मैज़नी ने।
मैज़नी ने यंग इटली एक संगठन था, उसकी स्थापना करी थी। एक गुप्त क्रांतिकारी समाज था जिसका लक्ष्य था इटली को विदेशी शासन से मुक्त करवाया जाए और एकीकृत गणतंत्र का निर्माण किया जाए। इसने युवाओं में देशभक्ति की भावना को जगाने में बड़ी भूमिका निभाई। किसने? यंग इटली ने। तो बेसिकली आप देखते हैं ये जो है इसकी स्थापना मैज़नी ने की थी। छठा क्वेश्चन से दोस्तों, प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण में लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए लौह और रक्त, ठीक है, इसकी नीति अपनाई थी किसने? लौह और रक्त की नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी। बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिस्मार्क का मानना यह था दोस्तों कि जर्मनी की समस्याओं का समाधान भाषणों से या बहुमत के प्रस्तावों से नहीं होने वाला, बल्कि लौह और रक्त यानी कि सैन्य शक्ति और युद्ध, इससे होगा। उन्होंने सेना का आधुनिकीकरण किया और युद्धों के जरिए एकीकरण को पूरा किया। लोगों को मार पीट करके अपने कब्जे में लिया, जो ज़्यादा छटक कूद रहे थे उनको अपने में मिला लिया। इस तरीके से जर्मनी का एकीकरण किया बिस्मार्क साहब ने। सातवां क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में कौन सा प्रमुख राज्य नेतृत्व कर रहा था? इटली के एकीकरण में कौन सा प्रमुख राज्य नेतृत्व कर रहा था? तो सार्डिया पीडमोंट। सार्डिया पीडमोंट जो था, ये राज्य जो था एकदम फ्रंट पर था, ये नेतृत्व कर रहा था। इटली का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां इटेवली राजघराने, खास करके विक्टर इमैनुअल द्वितीय, इनका शासन हुआ करता था और इसके प्रधानमंत्री थे काउंट कैबूर। उन्होंने कूटनीतिक और सैन्य प्रयासों से अन्य राज्यों को अपने साथ जोड़ करके एकीकरण का नेतृत्व किया था। किसने? सार्डिया पीडमेंट राज्य ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन से दोस्तों, प्रश्न, इटली के एकीकरण में रेड शर्ट्स, लाल कुर्ती दल जिसको आप कहते हैं, नामक क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बताएंगे। तो इटली के एकीकरण में रेड शर्ट्स नामक क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था गैरीबाल्डी ने। किसने किया था? गैरीबाल्डी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ज्यूसेपे गैरीबाल्डी पूरा नाम था इसका। इटली का तलवार कहा जाता है इनको, गैरीबाल्डी को। उन्होंने अपने स्वयं सेवकों की सेना, जिसको आप लाल कुर्ती दल के नाम से जानते हैं, उनके साथ दक्षिणी इटली और सिसिली को जीता और इटली के एकीकरण को अपना अतुलनीय योगदान दिया इटली के एकीकरण में। तो गैरीबाल्डी का योगदान इटली के एकीकरण में बड़ा इंपॉर्टेंट रहा माना जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। प्रश्न है, 1871 में एकीकृत जर्मनी की राजधानी कौन सी थी? 1871 में एकीकृत जर्मनी, जो जर्मनी का एकीकरण हो चुका था उस समय जर्मनी की राजधानी क्या थी? बर्लिन जर्मनी की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, ये ऑप्शन। जर्मनी के एकीकरण के बाद प्रसिया की राजधानी बर्लिन को ही नए जर्मन साम्राज्य की राजधानी स्वीकार किया गया और जर्मनी जो है, जर्मनी की राजधानी क्या बनी? वही बनी, क्या नाम है? बर्लिन को। ठीक है, बड़ा बढ़िया शहर था बर्लिन। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन से, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया कब पूरी हुई थी दोस्तों? इटली के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी कब हुई थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इटली के एकीकरण की जो प्रक्रिया पूरी हुई थी वो पूरी कब हुई थी? बिल्कुल राइट आंसर है, 1870 ईस्वी में पूरी हुई थी। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हालांकि आधिकारिक घोषणा जो हुई थी 1871 में हुई थी, लेकिन 1870 में रोम की जीत हुई और उसी के साथ ही एकीकरण की सैन्य और जो पॉलिटिकल प्रोसेस था, राजनीतिक प्रक्रिया थी, वो पूर्ण होती है 1870 ईस्वी में ही। आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन से, 1871 में एकीकृत जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन बना? 11 नंबर, 1871 में एकीकृत जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन बना दोस्तों? तो विलियम प्रथम बना था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम प्रथम। ठीक है, 18 जनवरी 1871 को फ्रांस के वर्साय के महल यानी हॉल ऑफ मिरर्स में पर्सिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट यानी कैसर घोषित किया गया। जर्मनी का सम्राट कौन बना? विलियम फर्स्ट को बनाया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? वर्साय की संधि जो हुई थी दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध को औपचारिक रूप से समाप्त करने के लिए जर्मनी और मित्र देशों के बीच में संधि हुई थी। इसे अपमानजनक संधि भी कहा जाता है, क्योंकि क्या हुआ था कि जर्मनी तो वर्साय की संधि जो हुई थी दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा एक तरफा संधि थी, क्योंकि मित्र राष्ट्रों की इसमें विजय हो गई थी और जर्मनी जो था कहीं ना कहीं पे हार गया था। फिर उसके बाद में जो और भी देश थे वो हार चुके थे।
अब हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि वर्साय की संधि के माध्यम से एकदम से थोप दिया गया था। जर्मनी इसमें एकदम से असहाय महसूस कर रहा था अपने आप को, ठीक है, तो इसको अपमानजनक संधि थी। क्योंकि क्या हुआ कि जर्मनी पर भारी युद्ध का हर्जाना थोपा गया, जर्मनी को बहुत ज़्यादा मुआवजा देना पड़ा इस युद्ध के बाद में। तो 28 जून 1919 को वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 28 जून 1919, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बोल्शेविक क्रांति के बाद, बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस किस समझौते के तहत प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था किस समझौते के बाद में? बोल्शेविक क्रांति के बाद। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि जो हुई थी, ठीक है, ये करेक्ट आंसर डी ऑप्शन में दिया हो, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। यानी कि बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी, रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। तो मार्च 1918 ईस्वी में रूस की नई बोल्शेविक सरकार और केंद्रीय शक्तियों खास जर्मनी आदि के बीच ये संधि हुई थी। रूस को युद्ध से हटने के लिए अपना एक बहुत बड़ा क्षेत्र और संसाधन जर्मनी को देने पड़े थे और इसके तहत रूस जो है युद्ध से हट गया था। 14 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। वर्साय की संधि के तहत जर्मनी को कितने युद्ध की क्षतिपूर्ति भरनी पड़ी थी? 14 नंबर, वर्साय की संधि के तहत जर्मनी को कितने युद्ध की क्षतिपूर्ति भरनी पड़ी थी दोस्तों? तो 33 बिलियन डॉलर इनको देना पड़ा था उस समय की बात। 33 बिलियन डॉलर जर्मनी को युद्ध कहा जाना, वर्साय की संधि। अब देखो एक तरफा था ये, इसमें जर्मनी के साथ अन्याय हुआ था। इसी बाद में आप देखते हैं जर्मनी, आप बाद में आप देखते हैं कि हिटलर सताना शाह निकलता है और तबाही मचाने का शुरू कर देता है। यही द्वितीय विश्व युद्ध की एक पृष्ठभूमि तैयार कर दिया था वर्साय की संधि ने। द्वितीय विश्व युद्ध जो है, अगर संधि सही से होती तो द्वितीय विश्व युद्ध शायद कम ही होता, नहीं होता, ठीक है। तो 33 बिलियन डॉलर संधि की धारा 231 के तहत हुआ ऐसा कि जर्मनी को युद्ध का जिम्मेदार ठहराया कि जर्मनी की वजह से ही युद्ध हुआ था और इस पर 132 बिलियन स्वर्ण अंक यानी गोल्ड मार्क का जुर्माना लगाया गया था, जो उस समय के लगभग 33 बिलियन डॉलर के बराबर था। 132 बिलियन स्वर्ण अंक का जुर्माना लगा था, जो इस समय के या उस समय के 33 बिलियन डॉलर के बराबर हुआ करता था। सोचो। 15 नंबर क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति किस देश में हुई थी? बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई थी दोस्तों, ठीक है, रसिया में। 1917 ईस्वी की क्रांति थी, जिससे क्या हुआ था कि रूस में पहले राजा जो होते थे उनको जार कहते थे, जार राजा, उनके शासन को समाप्त किया गया और दुनिया की पहली समाजवादी सरकार की स्थापना रूस में होती है बोल्शेविक क्रांति के बाद में, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? बोल्शेविक पार्टी का नेता दोस्तों था लेनिन। क्या नाम था? लेनिन जो था बोल्शेविक क्रांति मतलब इसका पार्टी का नेता था लेनिन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। बोल्शेविक क्रांति के दौरान रूस का शासक कौन था? प्रश्न पूछा गया है। तो बोल्शेविक क्रांति के दौरान रूस का शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय था उस समय, जार निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकोलस द्वितीय रोमनोव राजवंश का अंतिम शासक था। उसकी विफल आर्थिक और सैन्य नीतियों की वजह से जनता में भारी असंतोष था, जिससे क्रांति हुई और उसे सत्ता को छोड़ना पड़ा, ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन से, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीदरलैंड का एक शहर है हेग, ठीक है, और इस शहर में एक पैलेस है, पीस पैलेस नाम से मशहूर है, वहीं पर जो है इसका मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग माना जाता है और इसकी स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कब? 1945 में इसकी स्थापना भी होती है। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए रट लीजिएगा, मैं बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को बताता हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन, तो आप हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये शुक्ला स्टडी पॉइंट, इन दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको लेक्चर मिल जाएंगे इसके। और संयुक्त राष्ट्र के किस अंग को विश्व की संसद कहा जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र के किस अंग को विश्व की संसद कहते हैं दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा होती है, जनरल असेंबली को विश्व की संसद कहते हैं, विश्व की लघु संसद कहा जाता है, क्योंकि इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को समान प्रतिनिधित्व मिलता है और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करने के लिए
कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? 20 नंबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो गया, 2/3 मेजोरिटी। ठीक है। शांति और सुरक्षा, नए प्रस्तावों में के प्रवेश, बजटीय मामलों, इन सभी मुद्दों पर ठीक है उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। सामान्य मामलों में साधारण बहुमत चल जाता है, लेकिन ऐसे मामलों में नहीं चलता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, जर्मनी का सैन्य अभियान ऑपरेशन बारबारोसा बारबरोसा किस देश के खिलाफ था? बताएंगे। जर्मनी का सैन्य अभियान था ऑपरेशन बारबारोसा, ये किस देश के खिलाफ था? तो सोवियत संघ के खिलाफ था। सोवियत संघ यानी रूस के खिलाफ था। 22 जून 1941 को हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया, जिसे ऑपरेशन बारबरोसा कोड दिया गया था। यह इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आक्रमण हुआ करता था उस समय का। ए ऑप्शन, सोवियत संघ के ऊपर। 22 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, रोम, बर्लिन और टोक्यो धुरी का निर्माण कब हुआ था? रोम, बर्लिन और टोक्यो धुरी यानी एक्सिस का निर्माण कब शुरू हुआ था? 1937 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हालांकि इसकी शुरुआत 1936 ईस्वी में जर्मनी और इटली के बीच जब समझौता हुआ था वहीं शुरू हुई थी, लेकिन 1937 में जापान जब शामिल हो गया, टोक्यो शहर उसका, तो जापान जब शामिल हुआ तो इसके बाद में होने के साथ रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी के रूप में पूर्णतः स्थापित हुआ। 1940 में त्रिपक्षीय समझौते ने इसे सैन्य गठबंधन बना दिया, और इस तरीके से आप देखते हैं रोम जो इटली का शहर है, बर्लिन ठीक है, और जर्मनी का, और टोक्यो जापान का। तो जापान, जर्मनी और इटली ये तीनों एक तरफ थे, धुरी राष्ट्रों का निर्माण किया, और इसने पूरे विश्व में तबाही मचाना शुरू कर दिया था। 23 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र कब आयोजित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र दोस्तों सितंबर महीने में आयोजित होता है। सितंबर महीने में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महासभा का नियमित वार्षिक सत्र हर साल सितंबर के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है और दिसंबर तक चलता है। 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किसने 1933 में जर्मनी में सत्ता संभालकर सैन्यवादी और विस्तारवादी नीतियां अपनाई थीं? 24 नंबर, 1933 में जर्मनी में सत्ता संभाल करके सैन्यवादी और विस्तारवादी नीतियां अपनाई थी किसने? एडोल्फ हिटलर ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिटलर। जनवरी 1933 में हिटलर जो था जर्मनी के चांसलर बनता है, उसने नाजी पार्टी की स्थापना करी और उस पार्टी के माध्यम से तानाशाही स्थापित करी और जर्मनी को फिर से शक्तिशाली बनाने के नाम पर दूसरे विश्व युद्ध की नींव भी रख डाली। अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज़ समझिएगा, अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड का तो आप प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव का भी लिखित का भी। 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे दोस्तों? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे तरह लिख करके भेजेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। इसी 100 रुपये फीस में आपको हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, पॉलिटी का, हिंदी का, हिस्ट्री का सभी का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और विथ आंसर सीट भी नीचे लगा रहेगा। ठीक है, तो 4th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का को करिकुलर के साथ आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपये फीस में। जो बच्चा 4th एंड 5th का एक साथ फीस जमा करेगा उसको मात्र 150 रुपये फीस में ही 4th सेमेस्टर का भी मिलेगा पूरा, और पूरा फिर 4th सेमेस्टर का भी, मतलब 5th सेमेस्टर का भी पूरा 6 महीने तक उसको मिलता रहेगा, ग्रुप में जोड़ा जाएगा। ये सब चीज़ें मिलेंगी। जिनको भी जोड़ना तुरंत एसएमएस करें, देर ना करें। फीस कोई दूसरा भी जमा कर सकता है, आप जोड़ सकते हैं किसी दूसरे से नंबर से, कोई इशू नहीं है। आराम से जुड़िए, गर्ल्स बॉयज़ ग्रुप अलग अलग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जुड़ सकें, सरल और बहुत सस्ता फीस रखा गया है। 25 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न, बोल्शेविक क्रांति के दौरान किसे शांत भूमि और रोटी का नारा दिया था? किसने? बताएंगे। बोल्शेविक क्रांति के दौरान किसने शांति, भूमि और रोटी, पीस, लैंड एंड ब्रेड का नारा दिया था? किसने दिया था? व्लादिमीर लेनिन ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, व्लादिमीर लेनिन। यह नारा रूसी जनता की 3 मुख्य मांगों को दर्शाता, युद्ध से शांति, किसानों को जमीन और भूखी जनता को भोजन। इस सरल नारे ने आम लोगों को बोल्शेविकों के साथ जोड़ने में मदद करी और बोल्शेविक क्रांति सफल हुई। 26 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है? खूनी रविवार के नाम से जानते हैं दोस्तों 22 जनवरी 1905 की डेट को। 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार कहते हैं। 1905 में हुआ ऐसा कि रूसी क्रांति के दौरान जब निहत्थे मजदूर जार निकोलस द्वितीय
को याचिका देने जा रहे थे तो शाही सेना ने उन पर गोलियां चला दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। यह घटना रूस में राजशाही के अंत की शुरुआत मानी जाती है और ये खूनी रविवार के नाम से फेमस है घटना 22 जनवरी 1905 की। 27 नंबर क्वेश्चन है, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड था सेम ऐसा ही प्रोसेस इसमें मान सकते हैं। अक्टूबर क्रांति के दौरान बोल्शेविक ने किस शहर पर कब्जा किया था? 27 नंबर, अक्टूबर क्रांति के दौरान बोल्शेविकों ने किस शहर पर कब्जा किया था? सेंट पीटर्सबर्ग पर, पेट्रोग्राद। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, सेंट पीटर्सबर्ग पर। उस समय सेंट पीटर्सबर्ग, जिसे तब पेट्रोग्राद भी कहते थे, रूस की राजधानी हुआ करती थी। बोल्शेविकों ने वहां की अंतरिम सरकार को हटा करके सत्ता को अपने हाथ में कब्जा लिया था। 28 नंबर क्वेश्चन से, बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस को किस युद्ध से हटने का फैसला किया? बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस ने किस युद्ध से हटने का फैसला लिया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस जो है, जब रूस में आंतरिक कला हो गई तो रूस हट गया था पीछे। ठीक है, ये बात आप देख चुके। लेनिन ने सत्ता में आते ही युद्ध समाप्त करने का वादा पूरा किया और जर्मनी के साथ संधि करके रूस को प्रथम विश्व युद्ध से बिल्कुल अलग कर लिया था। अगला 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि यूएनओ की कौन सी एजेंसी स्वास्थ्य से संबंधित कार्य करती है? तो डब्ल्यूएचओ करती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्य कार्य यह है कि दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्याओं पर नजर रखना और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है, वहीं पर इसकी स्थापना हुई है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो बहुत सारे प्रश्न मैं बीच बीच बताता हूं, तो कम से कम यहाँ से 100-150 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे इसी मॉडल पेपर से। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने किस वर्ष पोलैंड पर आक्रमण किया था? 30 नंबर, हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने किस वर्ष पोलैंड पर आक्रमण किया था दोस्तों? तो 1939 में आक्रमण किया था, 1939 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, जिसे बिजली जैसी तेज गति वाला युद्ध कहा जाता है। ठीक है, ब्लिट्जक्रेग कहते हैं इसको। इसी घटना के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। 31 नंबर क्वेश्चन से, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस गैस का उपयोग किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस गैस का उपयोग किया गया था? तो क्लोरीन गैस का उपयोग किया गया था दोस्तों। किस गैस का? क्लोरीन गैस का उपयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियारों का बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ था। क्लोरीन गैस का पहली बार प्रभावी उपयोग 1915 में जर्मनी के द्वारा किया गया था। यह गैस फेफड़ों पर हमला करती थी, क्लोरीन। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया और हंगरी को विभाजित किया गया था? 32 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया और हंगरी को विभाजित किया गया था दोस्तों? तो ट्रियानान की संधि थी वो। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रियानान की संधि। ठीक है, ट्रीटी ऑफ ट्रियान, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विजयी देशों और हंगरी के बीच में 4 जून 1920 को एक संधि होती है, जिसको ट्रियानान की संधि कहते हैं। इसके द्वारा पुराने ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य को विभाजित कर दिया गया था, यानी कि ऑस्ट्रिया के लिए अलग से सेंट जर्मन की संधि हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका 1917 में शामिल हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका शुरुआत में किसी भी पक्ष में नहीं था, लेकिन जर्मनी की अनप्रतिबंधित पनडुब्बी युद्ध जो नीति थी और अमेरिकी जहाज़ों को डुबोने के कारण क्या हुआ कि राष्ट्रपति वुडरो विल्सन उस समय थे, उन्होंने अमेरिका को 6 अप्रैल 1917 को मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल कर दिया और कहीं ना कहीं पे जो है धुरी राष्ट्रों के खिलाफ अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा। 34 नंबर क्वेश्चन से, यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या था? यूएनओ का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों विश्व युद्ध को रोकना और शांति बनाए रखना। विश्व युद्ध रोकना और शांति बनाए रखना, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ कहाँ? यूएनओ ने कहा 24 अक्टूबर, अच्छा जब बाद में स्थापित हुआ है ये संयुक्त राष्ट्र संघ, तब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ये काम किया था। एक इससे प्रथम विश्व युद्ध के बाद में स्थापित होता, उसने काम नहीं किया था। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी इसकी, यूएनओ की। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। समाचार पत्र
रिसोर्जियोमेंटो किससे संबंधित था? 35 नंबर। समाचार पत्र रिसोर्जियोमेंटो किस देश संबंधित था दोस्तों? तो इटली संबंधित था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, इटली से संबंधित था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, इस पत्र की स्थापना 1847 में काउंट काबूर ने करी थी। यह समाचार पत्र इटली की एकीकरण के आंदोलन का मुख्य वैचारिक स्तंभ हुआ करता था। रिसोर्जियो मेंटो का अर्थ होता है पुनर्जागरण। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन से कार्बोनरी नामक क्रांतिकारी गठन संस्था जो थी, इसका गठन कब हुआ था? कार्बोनरी कार्बोनरी नामक क्रांतिकारी संगठन का जो गठन हुआ था इटली में हुआ था दोस्तों। कहां पर हुआ था? इटली में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वीं सदी की एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। इसका मुख्य उद्देश्य था इटली को विदेशी शासन से, विशेष करके ऑस्ट्रिया के हाथों में इटली उस समय जकड़ी हुई थी, उससे मुक्त करवाने के लिए संगठन बना था। वहां उदारवादी सरकार स्थापित करने के लिए इस संगठन मतलब कार्बोनरी संस्था गठित की गई थी। गुप्त संस्था थी, छुप छुप करके काम करती थी। 37 नंबर क्वेश्चन, किसका कथन है कि बिस्मार्क एक ऐसा बाजीगर था जो 5 गेंदों से खेल सकता था जिनमें कम से कम 2 सदा हवा में रहती थी? ऐसा बाजीगर था ये। किसका कथन है? बिस्मार्क एक ऐसा बाजीगर था तो जो 5 गेंदों के साथ खेल सकता था, जिसमें कम से कम 2 गेंदें सदा मतलब आसमान में रहती थी, बाकी 3 से खेलता रहता। मतलब किस तरीके से? यह कथन जर्मनी के सम्राट विलियम द्वितीय ने कहा था। विलियम सेकेंड, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट। विलियम सेकंड कौन थे? जर्मनी के सम्राट हुआ करते थे। उन्होंने कहा था बिस्मार्क के बारे में। बिस्मार्क की कुशल और जटिल विदेश नीति डिप्लोमेसी की ओर संकेत करते हुए इन्होंने कहा था, जिसके माध्यम से उसने यूरोप की महाशक्तियों को अपने पक्ष में उलझाए रखा, इसलिए कहा था। 38 नंबर क्वेश्चन से कुल्टर काम्प संबंधित है। कुल्टर काम्प संबंधित है किससे? संस्कृति से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो, कल्चर से। कुल्टर काम्प का मतलब होता है सभ्यता या संस्कृति का संघर्ष। 1871 से 1878 के बीच चांसलर ऑटो वान बिस्मार्क द्वारा कैथोलिक चर्च के प्रभाव को कम करने के लिए चलाया गया एक अभियान था ये कुल्टर काम्प। ठीक है। जोल्बेरिन क्या था? जोल्बेरिन जोल्बेरिन एक आर्थिक संघ हुआ करता था, एक जर्मन सीमा शुल्क संघ होता था, कस्टम्स यूनियन था, जिसकी स्थापना 1837 में प्रसा की पहल पर हुई थी। इसने आर्थिक बाधाओं को दूर कर जर्मनी के आर्थिक और बाद में राजनीतिक एकीकरण में बड़ी भूमिका निभाई थी दोस्तों। तो जोल्बेरिन क्या था? ये आर्थिक संघ हुआ करता था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 40 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न 1866 में ऑस्ट्रिया व प्रसा के मध्य हुए युद्ध को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? 40 नंबर। 1866 में ऑस्ट्रिया व प्रसा के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो 7 सप्ताह युद्ध के नाम से, 7 वीक्स वार कहते हैं इसको। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसे साडोवा का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है। तो साडोवा का युद्ध, 7 सप्ताह युद्ध को साडोवा का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में प्रसा की जीत होती है और ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ से बाहर कर दिया जाता है, जिससे जर्मनी का एकीकरण का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है। अगला 41 नंबर क्वेश्चन आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। 41 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजी में लिखा हुआ है द इमीडिएट कॉजेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण था दोस्तों सार्जियो के आर्ड्यूक फ्रांस जो है इनकी हत्या कर दी गई थी, फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। यही तत्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। समय है 28 जून 1914। ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के वारिस थे उस समय आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड। उनकी बोस्निया की राजधानी साराजेवो में हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे यूरोप को युद्ध की आग में झोंक दिया और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत इसी घटना के द्वारा शुरू हो जाती है। 42 नंबर क्वेश्चन से कौन सी नीति ने जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध से पहले अन्य देशों से अलग कर दिया? 42 नंबर, कौन सी नीति ने जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध से पहले अन्य देशों से अलग कर दिया था? तो बिस्मार्क की अलगाव नीति। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। विलियम द्वितीय की विश्व राजनीतिक ज्यादा सटीक होती है, लेकिन वहां पर है नहीं, विकल्प में बिस्मार्क की नीतियां हैं, तो वही ऑप्शन नंबर इसका ही आप लगा दीजिएगा, डी ऑप्शन। 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान केंद्रीय शक्तियों में कौन शामिल था? 43 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान केंद्रीय शक्ति में सेंट्रल पावर्स में शामिल था उस समय जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य। ऑप्शन नंबर इसका
बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व उस समय दो युद्ध गुटों में लड़ रहा था, दो गुट लड़ रहे थे आपस में। एक तरफ था मित्र राष्ट्र, दूसरी तरफ था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में दोस्तों ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था, अमेरिका भी बाद में शामिल हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस एक तरफ थे, और दूसरी तरफ थी केंद्रीय शक्तियां, खास से जिसको धुरी राष्ट्र एक्सिस कह सकते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, टर्की, ऑटोमन साम्राज्य पूरा इसमें शामिल था। अच्छा, भारत के सैनिक इंग्लैंड की तरफ से लड़े थे यानी मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़े थे, ये बात भी ध्यान रखें। 44 नंबर क्वेश्चन से, प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व बाल्कन क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? बताएंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व बाल्कन क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? यूरोप के बारूद का ढेर उसको कहते थे, यूरोप के बारूद का ढेर। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद की लहर और महाशक्तियों में आपसी हितों के टकराव की वजह से वहां इतना तनाव अधिक हो गया था कि एक छोटी सी चिंगारी बड़े युद्ध का कारण बन सकती थी, इसलिए बारूद का ढेर इस जो है सिचुएशन को कहा गया था। 45 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, युवराज फर्डिनेंड किस देश का निवासी था? तो ये ऑस्ट्रिया का निवासी था दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया का निवासी था, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का राजकुमार था और वहां की राजगद्दी का उत्तराधिकारी था जिसकी हत्या कर दी गई थी। ये प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। 46 नंबर क्वेश्चन से, पेरिस शांति सम्मेलन में किस देश का प्रतिनिधित्व वुडरो विल्सन ने किया था? वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो पेरिस शांति सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका का नेतृत्व किया था वुडरो विल्सन ने। आप नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन अमेरिका के, उन्होंने ही विश्व शांति के लिए 14 अंक का सिद्धांत दिया था वुडरो विल्सन ने, 14 सूत्रीय नीति कहते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, पेरिस शांति सम्मेलन में बिग फोर कौन थे? बिग फोर में चार यानी बड़े देश कौन थे? तो पेरिस शांति सम्मेलन जो हुआ था उसमें चार देशों के नेताओं ने ही सम्मेलन के मुख्य निर्णय लिए थे। पहले थे वुडरो विल्सन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो अमेरिका। दूसरे थे ब्रिटेन, ब्रिटेन के उस समय जो है जो मुखिया थे उनका नाम था लॉयड जॉर्ज। ठीक है, तीसरे थे फ्रांस के थे जॉर्ज क्लीमेंसो, और इटली के थे विटोरियो आर्लैंडो। ये तीन यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली, ये चार देशों के मुखिया जो थे उसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाए थे, इसलिए बिग फोर के नाम से जानते हैं इनको। 48 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, वर्साई की संधि के विषय में किसने कहा था कि यह शांति नहीं है, यह 20 वर्षों के लिए एक महायुद्ध का विराम था? वर्साई की संधि, वर्साई की संधि दोस्तों एक तरफा संधि थी, मैंने आपको बताया भी था, तो एक 20 सालों के लिए युद्ध का विराम था मान लीजिए संधि का। ये मार्शल फॉच ने इस कथन को कहा था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांस के सेनापति थे मार्शल फॉच, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि क्योंकि उन्हें लगा था कि जर्मनी के प्रति बहुत मतलब संधि जर्मनी के प्रति बहुत नरम है, जबकि अन्य को बहुत कठोर लगी है संधि। उनकी बहुत सही बात साबित हुई और ठीक 20 साल के बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया था। मार्शल फॉच ने बात कही। 49 नंबर क्वेश्चन से, ड्यूमा किस देश की संसद थी? तो ड्यूमा जो थी रूस की संसद का नाम थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 1905 की रूसी क्रांति के दौरान निकोलस द्वितीय ने जनता को शांत करने के लिए एक निर्वाचित सलाहकार संसद यानी ड्यूमा की गठन की अनुमति दे दी थी और इसलिए ड्यूमा वहीं की संसद का नाम है। 50 नंबर क्वेश्चन से और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न है निहिलिज्म किस देश में सक्रिय था? 50 नंबर, निहिलिज्म किस देश में सक्रिय था? तो रूस में सक्रिय था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निहिलिज्म का मतलब होता है शून्यकवाद, रूस का एक दार्शनिक और राजनीतिक आंदोलन था। इसके समर्थकों का मानना था शून्यकवाद का कि समाज के पुनर्निर्माण के लिए मौजूदा सभी संस्थाओं, राज्य, चर्च, परिवार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए और एक नए साम्राज्य की स्थापना करी जाए। ठीक है, इस तरीके से हमने समझा। इसकी आंसर की भी यहाँ पर मैंने दे रखी है, ये सभी का 50 क्वेश्चन की आंसर की दे रखी है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। और ऐसे वीडियो मैंने दिया इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। 9984, और पेपर जब हो जाए तो पेपर इसी नंबर पर भेज दीजिएगा। 9984 039 139 इस नंबर पर वापस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे? अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। इसके अंदर आप भेजेंगे तो मैं भेजूंगा तुरंत व्हाट्सएप पर, और तुरंत आपके पास आपको 100 रुपये उसके बाद में भेज देने हैं कुछ देर के, मतलब जब आपका मन हो किसी दूसरे से भी भिजवा सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर नोट्स मिलेगा, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, हिंदी का, हिस्ट्री का, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। मात्र 100 रुपये फीस में सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस मिलेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, जिन बच्चों को जोड़ना तुरंत जुड़ सकते हैं, बाकी आप यूट्यूब पर वीडियोस फ्री में देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट।